नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन में आपको आज हम देंगे। देखिए, आज जो बात करेंगे, कल जैसा मैंने आपको कहा था, पेंशन को लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी ने एक सिफारिश कर रखी है राज्य सरकार को, उसमें आपको जो प्रोरेटा फॉर्मूला का एक नया शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल का इम्पैक्ट क्या होगा वो समझाएंगे। और हिमाचल में सीसीएस पेंशन रूल्स की जो व्यवस्था है, उसमें पॉसिबल बदलाव क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। अब जब से ये बातें चल रही हैं कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के बाद, उसके बाद अब कई कर्मचारी संगठनों में प्रतिक्रिया हो रही है। आज भी जो एनपीएस एसोसिएशन है, जिन्होंने बाद में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का चुनाव भी करवा लिया था, वो उनके अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर आज मुख्यमंत्री से मिले हैं और उसमें 3 मुख्य तरह की डिमांड्स हैं। उसमें एक बात यह भी है ताकि फैसला लेने से पहले राज्य सरकार को कर्मचारियों के सेंटिमेंट के से अवगत करवाया जा सके। ये 2 मुख्य तौर पर रहेंगे। जीपीएफ पर जो ब्याज है उसकी स्टेटमेंट आज इशू हो गई है, तो वो आपको बता देंगे। साथ में हिमाचल में जो पहलगाम में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है, उसको लेकर हिमाचल भर में उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हुए और बॉर्डर पर अलर्ट क्यों किया गया है, वो आज मुख्यमंत्री ने जो आज एक स्टेटमेंट दी है उससे पता चलता है, वो बात करेंगे। टाइम स्केल और वेटनरी का जो एनपीए है, इन दोनों की अपडेट है। एचआरटीसी के कंडक्टरों के ग्रेड पे की अपडेट है और साथ में अपडेट है एचएएस अफसरों की, जो मुख्यमंत्री से मिलकर इन्होंने एक नई डिमांड की है। आपको याद है, पिछली सरकार में एचएएस एसोसिएशन ग्रेड पे को लेकर 10,000 की ग्रेड पे को लेकर बार बार अपनी बात कहती थी, और लेकिन इस बार ये डिमांड चार्टर बदला हुआ है और इसमें क्या क्या बदलाव हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। साथ में ईपीएफओ का एक अपडेट है, साथ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके लिए भी, और दूसरी तरफ जो बड़ी अपडेट है वो है ई परिवार जो रजिस्टर बने हैं उसके बाद जो लागू ही जिसको कहते हैं जो मोबाइल ऐप, वो किस तरह से पंचायतों में लागू होगी। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। शुरुआत एक सड़क हादसे के साथ शिमला जिला के चौपाल में हुआ है और इसकी जो सूचना है वो मिलने के बाद ये पता चला था कि यहाँ पर अभी जो ये हादसा हुआ इसमें 2 लोगों की मौत हुई है ऑन स्पॉट और बाकी लोग इसमें घायल हैं। मौसम की अपडेट की बात करें तो मौसम की अपडेट, अब मौसम लगभग क्लियर है, कोई इस तरह का अलर्ट अभी मौसम विभाग की तरफ से है नहीं। एक एक करके इस बुलेटिन में जो आप हेडिंग देख रहे हैं, अब हम आपके साथ खबरें शेयर करेंगे और इस बुलेटिन को प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि 20 से 25 मिनट में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आधे घंटे का टाइम हो रहा है और इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी भी इसी तरह की रिक्वेस्ट है ताकि जो चीज़ें प्रिसाइज रहें। अभी चौपाल के हादसे की मैं बात कर रहा था और चौपाल में जो ये हादसा हुआ है इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। ये जो गाड़ी है ये खाई में गिरी है और इसमें बाप और बेटे की मौत हुई है। ये पुलवाहल की ओर जा रही थी, माटल से गलू नाला के समीप ये हादसे का शिकार हुई। दीपक शर्मा 27 साल, ये शिल्ली गांव के चौपाल के पुलवाहल के रहने वाले हैं और इनके साथ जो इनमें दीपक शर्मा और उनके पिता रामलाल 57 ईयर के हैं, इनकी मौत हो गई, जबकि सुमन देवी इनकी जो माँ हैं वो और एक राजेश शर्मा और पंकज शर्मा ये घायल हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ है शिमला के चौपाल में। एचपीयू की बात करेंगे इसके साथ ही, क्योंकि एचपीयू में बेसिकली जो एक चांस दिया है कोर्स को पूरा करने को लेकर या जो मार्क्स हैं उनको अपडेट करने को लेकर, ये 2013-14 और 2017-18 के जो यूजी पाठ्यक्रम है बीए बीएससी बीकॉम, वो डिग्री को पूरा करने के लिए या अंक सुधार के लिए विशेष अवसर दिया गया है, स्पेशल चांस बोलते हैं इसको। और इसके लिए फरवरी और मार्च 2025 के महीने में परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं। बैच 2013 से 15, 16 से 17 के जो डेटशीट है वो बुधवार को जारी की गई है, इसमें अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पे, वहाँ से भी इसमें आप डिटेल ले सकते हैं। और जो अगर इसमें कोई पेपर अगर आपस में टकरा रहे हों तो इसके बारे में जानकारी भी एचपीयू को दी जा सकती है। ये सूचना उन स्टूडेंट्स
पुलिस के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं। अब बात करते हैं ई परिवार मोबाइल ऐप की। देखिए, वर्तमान सरकार ने ई परिवार रजिस्टर को मैंडेटरी कर दिया था। अब जितने भी काम पंचायतों में हो रहे हैं या सर्टिफिकेट लेना होता है, ई परिवार रजिस्टर का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ई परिवार मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 30 दिनों के भीतर घरेलू जो सर्वेक्षण है सभी जिलों को पूरा करने के ऑर्डर किए हैं इसमें, और नोडल अधिकारी के रूप में एडीसी काम करेंगे। एडीएम और पीओ आईटीडीपी इसमें साथ में होंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र का जो शासन है उसमें डिजिटल समावेश को बढ़ाने को लेकर ये कदम है। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें आपस में कनेक्ट होंगी आगे भी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें, और इसका जो असर है फिर जब ये फुल फ्लैज लागू हो जाएगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पुलिस अफसरों को जो पदक मिले हैं, और ये पदक जो हैं 4 पुलिस अधिकारियों को पुलिस विशेष ड्यूटी पदक सम्मान, एसपी अशोक रतन, मानव वर्मा, डीएसपी नरेश शर्मा और रोहित को यह सम्मान मिला है। दुर्गम और उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए डीजीपी ने ये जो पदक है इनको सेलेक्ट किया है और इनको बधाई भी दी है इस सिलेक्शन के लिए। बात करेंगे अब चुनाव आयोग के एक जवाब की। कल हालांकि ये जवाब आया था राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से, मीडिया को भी जारी हुआ था। वैसे भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली से इसको इशू किया है, सभी राज्यों में इसको सर्कुलेट किया गया है, और वजह यह है जो राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे के दौरान ये आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के चुनाव में अंतिम 2 घंटों में 65 लाख वोट कैसे पड़ गए, और देश में मतलब भारत में निर्वाचन आयोग कंप्रोमाइज्ड है, ये आरोप लगाए थे। इन आरोपों का जवाब दिया है भारत निर्वाचन आयोग ने, और उसमें पॉइंट वाइज रिप्लाई दिया गया है। पहला तो ये कहा गया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 6,40,87,000 वोटर थे जो लाइनों में लगे हुए थे सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक, और पर आवर जो वोटिंग की एवरेज है वो 58 लाख है। अगर 2 घंटे की वोटिंग देखें तो 116 लाख वोटर पूरे प्रदेश में महाराष्ट्र में वोट कर सकते थे। इसीलिए अंतिम 2 घंटों में 65 लाख वोटर कम एवरेज है, फिर भी इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है। तो राहुल गांधी इस संख्या को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि जब वोटिंग चल रही थी तो सभी दलों के, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, सभी दलों के वोटिंग एजेंट जो पोलिंग बूथ के अंदर थे। जब वोटिंग कंप्लीट हुई तो कांग्रेस के किसी भी पोलिंग एजेंट ने अब नॉर्मल वोटिंग या उससे रिलेटेड कोई भी शिकायत रजिस्टर नहीं करवाई जो पोलिंग बूथ पर मौजूद थे। ये दूसरी बात कही। तीसरी बात ये कही कि जब इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं तो अगर कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि किसी के फर्जी वोट बने हैं तो जो स्पेशल समरी रिवीजन से लेकर वोटर लिस्ट फाइनल करने तक जो व्यवस्था रहती है उसमें सभी पार्टियों को इसकी कॉपी दी जाती है, पब्लिकली डिस्प्ले की जाती है। कांग्रेस की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई, और इसी कारण बाद में इस तरह के आरोप लगाना यह लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है, एक संस्थान को डिफेम करने की कोशिश है, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश है, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको इस व्यवहार से बचना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को डिफेम किया जाए। ये आरोप पूरी तरह से अबसर्ड है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, जो हमें आया था और ये सूचना के लिए आपके साथ साझा किया। अब ईपीएफओ की सुनवाई की बात करते हैं। ईपीएफओ क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉई इसमें प्राइवेट सेक्टर के इनके यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं और ये बड़ी सारी सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए जो सूचना ये है कि क्षेत्रीय कार्यालय शिमला अप्रैल से सभी जिलों में निधि आपके निकट जागरूकता और संपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। राज्य के लोगों को ईपीएफओ की से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके निपटारा इस अभियान के दौरान किया जाएगा। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और इसमें जो ये नोडल अधिकारी हैं ये जिलावार हैं। इसकी सूचना आप कल अखबार में विस्तार से देख सकेंगे। और अगर कोई आपको ईपीएफओ से रिलेटेड कोई काम है, कोई क्वेरी है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई सर्विसेज पेंडिंग है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये सूचना ईपीएफओ से में रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए थी। अब बात करते हैं बिजली बोर्ड से आई चिट्ठी की। देखिए, ये चिट्ठी बिजली बोर्ड का जो एक ज्वाइंट फ्रंट है यहाँ पर उसने लिखी है मुख्यमंत्री को। इसके जो
जो संयोजक हैं इंजीनियर लोकेश ठाकुर, संयोजक हीरालाल वर्मा, इन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने ऊर्जा की जो बैठक पावर सेक्टर की, जिसमें बिजली बोर्ड के लिए कई डायरेक्शन थी, जिसमें 2000 पदों को भरने की बात भी की गई थी, टीममेट और लाइनमैन के, जो हमने भी आपको सूचना दी थी, उसमें एक बात कही गई है कि जो अन्य दूसरे विभागों में बिजली बोर्ड से जो इंजीनियर हैं वो जाने के समायोजित किए जाएं। इसका ज्वाइंट फ्रंट ने विरोध किया है। इनका ये कहना है कि बिजली बोर्ड में अधिकारी और कर्मचारी पहले ही कम है, इंजीनियर पहले ही कम है, इसीलिए बाकी जगह जो विकल्प मांगा जा रहा है वो गलत है, सरकार इसको तुरंत बंद करे। इससे ऐसा मैसेज जा रहा है कि राज्य सरकार बिजली बोर्ड के पक्ष में नहीं है। तो ये चिट्ठी आई है इस ज्वाइंट फ्रंट की मुख्यमंत्री को, और उसके बाद आगे इसमें क्या अपडेट आती है बाद में, क्योंकि इन्होंने अपना कंसर्न बताया है सरकार को। कंडक्टर ग्रेड पे की मैं अगर बात करूं तो कंडक्टरों को लेकर मामला एचआरटीसी ने फिर से फाइनेंस को भेजा है। इनको 1900 ग्रेड पे मिल रही है, ये 2400 मांग रहे हैं अपने स्केल के हिसाब से, और ये मांग बड़े समय से पेंडिंग है जो अभी तक इनकी हल नहीं हो रही। और अब इनके जो उपाध्यक्ष हैं एचआरटीसी के अजय वर्मा, उन्होंने कहा कि ये मामला तो अभी उलझा हुआ था, लेकिन अब वित्त विभाग को इसको दोबारा से क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। अगर वहां से कोई लाइन, इसका कोई रिप्लाई निकल आया तो इस मसले को सुलझाने की वो कोशिश करेंगे। अभी तक इतना ही अपडेट है, वैसे मैटर ये काफी पुराना है। एचएएस अफसर सीएम से मिले हैं। देखिए ये मामला भी लगभग आप पुराना ही समझिए, लेकिन ये एचएएस ऑफिसर एसोसिएशन जो इनके अध्यक्ष हैं श्रवण मांटा और बाकी पदाधिकारी, ये आज मिले हैं मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री से मिलने का कारण ये है कि इन्होंने ये कहा है मुख्यमंत्री से कि इन लोगों को प्रमोशन में बहुत टाइम लग रहा है एचएएस से आईएएस में आने में, और एवरेज जो है वो 20 साल की है। और इसीलिए इनकी एक डिमांड है कि जब इनकी रीडेजिग्नेशन होती है पोस्ट की तो उसको प्रमोशन माना जाए और उसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं वो भी मिले इनको, ताकि अगर डिले भी हो तो एटलीस्ट जो इनकी रिडेजिग्नेशन है उसमें इनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाए। हालांकि सीएम ने ये कहा कि आप ये रिप्रेजेंटेशन दीजिए लिखित में, इसमें मुख्य सचिव को कहेंगे, वो इसको एग्जामिन करेंगे और रिपोर्ट सरकार को देंगे और सरकार फिर उसमें आगामी कार्रवाई करेगी। ये बात एचएएस ऑफिसर्स को कही गई है। और इससे पहले हालांकि ये 10,000 ग्रेड पे की पिछले सरकार के दौरान पिछले पे स्केल में डिमांड कर रहे थे, जो उस टाइम पूरा नहीं हो पाया था। अब क्योंकि संख्या ज्यादा है एचएएस की, और आईएएस को लेकर मुख्यमंत्री आपको पता है कार्मिक विभाग के थ्रू भारत सरकार को चिट्ठी भी भेज चुके हैं कि इस साल हमें आईएएस डायरेक्ट नहीं चाहिए, आईएफएस भी नहीं चाहिए, और पता नहीं कौन कौन नहीं चाहिए, उनका पता तो नहीं लगा था, लेकिन 2 जो लोग हैं आईएएस और आईएफएस के लिए जानकारी आ गई थी और वो कार्मिक विभाग ने भारत सरकार को भी लिख के दे दिया था। लेकिन एचएएस क्योंकि हर साल भर्ती होते हैं, इनको आगे जो प्रमोशन चैनल है उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, इसीलिए ये मुख्यमंत्री से आज मिले थे। अगली बात करते हैं प्रशासनिक फेरबदल की फाइल की। कल एक ऑर्डर हुआ, 24 एचएएस अधिकारी बदले गए, 20 उसमें एसडीएम थे। और कई सब डिवीजन में जब 20 की मैं बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये मेजर रिशफल हुआ है एसडीएम के लेवल पर। लेकिन ये प्रशासनिक फेरबदल सिर्फ इतना भर नहीं है, एक लिस्ट आज भी आ सकती है या कल आएगी जिसमें एडीसी और बाकी लोग शामिल हों, और एक लिस्ट फिर डीसीज और एचओडीज की आएगी, वो इसके बाद आएगी। तो ये टोटल 3 लिस्टें हैं, 3 फाइलें अलग अलग हैं। एक फाइल पर ऑर्डर आ गए, बाकी 2 फाइलों पर अभी ऑर्डर आने बाकी हैं और उसके लिए आपको इंतजार करना है। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं जिनके नाम उसमें होंगे, और इसीलिए आने वाले दिनों में आप जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल है इसमें अभी और कुछ नए नाम देख सकते हैं। टोल टैक्स की नए दरें की बात करें तो आज इसकी फाइनल नोटिफिकेशन हो गई। इससे पहले जो नोटिफिकेशन हुई थी वो पब्लिक से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, उनको कंसिडर करने के बाद अब आज फाइनल नोटिफिकेशन हुई है। टोल टैक्स हिमाचल में महंगा हो गया है। मालवाहक श्रेणी में 250 क्विंटल वाला जो अधिक क्षमता के ट्रक हैं 720 रुपए देने होंगे, 120 क्विंटल वाले को 250 और 200 तक जो है 570 देने होंगे। अगर मैं इसी तरह से छोटे मालवाहक जो हैं लदान क्षमता 20 क्विंटल से है उनको 130 रुपए हैं। इसी तरह से नीचे हैं निजी वाहन जो हैं यात्री वाहन, उसमें 6 से 12 यात्रियों वाले को 110 रुपए देने हैं, और जिसमें 5 की सीटें हैं उसमें 70 रुपए देने हैं। इस तरह से ये शीट है पूरी।
कल आप अखबार में इसको विस्तृत तौर से देख सकते हैं और उसमें आपको इसका शेड्यूल भी पूरा मिल जाएगा कि ये जो शेड्यूल है ये किस तरह का है और इस शेड्यूल के मुताबिक आगे जो है क्या रेट टोल टैक्स में लगने वाला है। फाइनल नोटिफिकेशन हो गई है। स्कूल मर्जर पर एक ऑर्डर हुआ है और ये ऑर्डर है जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से। इसमें यह कहा गया है कि जो मर्जर और डाउनग्रेडिंग करनी है को एजुकेशन स्कूल्स की, बॉयज़ और गर्ल्स की, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और इसमें एक फार्मूला लगाया गया है। इस फार्मूले को अगर मैं आपको बताऊं तो फार्मूला ये है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जिसमें 5 से कम एनरोलमेंट है 21 अप्रैल 2025 तक वो भी बंद होगा, और जिसमें मिडिल स्कूल जिसमें 10 तक एडमिशन है 21 अप्रैल तक वो भी बंद होगा। और इसी तरह से शेड्यूल आगे हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का भी है। 25 अप्रैल तक इनकी लिस्ट फॉर्मेट पर मांगी है सरकार ने और उसके बाद इनको लेकर फैसला होगा। कैबिनेट में निर्णय हो चुका है 6 स्कूलों को लेकर जो साथ साथ ही जिनकी बाउंड्री लगती थी उनको मर्ज कर दिया गया है। को एजुकेशन को बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे कर दिए गए हैं। अब इनको बंद करना है जिनमें को एजुकेशन नहीं है, सेपरेट स्कूल हैं लेकिन एडमिशन कम है। तो ये मर्जर का एक अलग सा केस है और ये जब डिसीजन होगा डिटेल आने के बाद तो हम तब भी इसको लेकर आपके साथ बात करेंगे। अगली बात है जो टाइम स्केल और एनपीए की, और ये जो मामला है टाइम स्केल और एनपीए का, ये मामला है जो पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों का। इन्होंने आज एक मीटिंग की और ये मीटिंग हुई है पशुपालन निदेशालय में बुधवार को पशु चिकित्सा अधिकारी संघ की राज्य कार्यकारिणी की। इसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज मोहन ने की और इसमें ये डिमांड की गई है कि राज्य सरकार डायनामिक टाइम स्केल और एनपीए को बहाल करे वेटरनरी डॉक्टरों को लेकर। इनके जो महासचिव हैं डॉक्टर मधुर गुप्ता, उन्होंने बताया कि सरकार को मांग पत्र सौंपा गया है, बैठक के लिए टाइम मांगा गया है और ये कहा गया है कि वेटरनरी डॉक्टरों के पास प्रमोशन के लिए बहुत सीमित अवसर होते हैं, इसीलिए जो आर्थिक नुकसान इनको हो रहा है उस नुकसान को बचाया जाए और जल्दी इस मामले में सरकार फैसला ले, नहीं तो इन्हें और विकल्पों पर विचार करना होगा क्योंकि बहुत नुकसान जो है वो पशु जो चिकित्सक हैं उनको हो रहा है। दोनों मसले इन्होंने ले लिए, टाइम स्केल भी डायनामिक वाला जो इनके पास है और साथ में जो एनपीए जो इनके लिए बंद कर दिया गया है। अब अगली बात है जो टारगेट किलिंग पर हिमाचल उबला है। देखिए कल पहलगाम में ये इंसिडेंट हुआ, हालांकि हमने कल बुलेटिन में ये बात बता दी थी, तभी इतना पता लगा था कि एक डेथ है और 12 लोग घायल हैं। बाद में पता लगा कि 28 या 26 और 28 के बीच में ये डेथ टोटल हो गई और उनमें जो मैक्सिमम लोग या लगभग एक व्यक्ति को छोड़कर जो वहाँ लोकल है और दूसरों को बचाते हुए जिसको गोली लग गई श्रीनगर का एक व्यक्ति है, बाकी सारे बाहर के हैं और सभी को धर्म की पहचान के आधार पर मारा गया, शूट किया गया। इस पूरे मामले में हिमाचल में जो प्रतिक्रिया तीखी हुई है, कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं और खासकर जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने प्रदर्शन किए हैं और अलग अलग तरह से इसकी प्रतिक्रिया आगे हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने इसकी निंदा की है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और यह भी कहा है कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल के चंबा और डोडा के बीच में जो सीमा लगती है उस पर हाई अलर्ट पे रखा जाए, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह का जब सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता है तो जो आतंकी हैं वो हिमाचल की चंबा की तरफ को भागते हैं। तो ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो इसके लिए हाई अलर्ट पर फोर्सेस को रखा गया है, पुलिस को, ये आज मुख्यमंत्री ने कहा और इस हमले की निंदा भी की। पूरे प्रदेश में प्रतिक्रिया हुई है वो अलग है, सोशल मीडिया पे एक आउटरीच आप देख रहे हैं वो अलग है। भारत सरकार जिन इंतजामों में लगी है या कामों में लगी है वो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इनके हैंडलर्स कौन थे, 4 जो हमलावर हैं इनके फोटो जारी किए हैं अभी आर्मी ने, जिनमें 2 लोकल और 2 बाहरी बताए जा रहे हैं। और जब सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद चीज़ें और कोई नई हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सामान्य घटना है नहीं। और जिस तरह से मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पिछला रहा है उसमें इसका जो प्रतिक्रिया होगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, वो मसला अलग है। आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये किया है उनको इसकी ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। और जो
आश्वस्त रहें लोग, ताकि जो अभी जो केंद्र सरकार कदम उठा रही है उसके मुताबिक जो भी पहले से ज़्यादा करारा जवाब इनको मिलेगा। ये बिंदल की तरफ से भी बात कही गई है। अब अगली बात करेंगे इसमें, और वो जो अगली बात है वो है जीपीएफ पर ब्याज की। एक नोटिफिकेशन फाइनेंस ने जारी की है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस देवेश कुमार की तरफ से, और इनमें कहा गया है कि 25-26 में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयज़ का है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% रहेगा 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक। ये मुझे लगता है अनचेंज्ड शेड्यूल है, जिस तरह का पहले था उसी तरह का, लेकिन फिर भी अनाउंस हो गया है जून तक का, तो इसकी सूचना आपको देना ज़रूरी थी, क्योंकि जीपीएफ अकाउंट राज्य में ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद काफ़ी खुले हैं और उनकी सूचना के लिए ये इंपॉर्टेंट था फैक्टर जो हमने जानकारी आपको दी। अगली बात करेंगे फैसले पर सीएम से मुलाकात और साथ में पेंशन के प्रो रेटा फॉर्मूले को लेकर। अब देखिए बाकी सारी चीज़ें जो हमने अभी बुलेटिन में ली उसमें उसके अलावा जो बातें आज की हैं वो उसमें ये महत्वपूर्ण है पेंशन का मामला। और कल हमने आपको बताया था कम्यूटेशन और जो दूसरा मसला था उसमें उसकी बात, और आज जो सब्जेक्ट है वो है पेंशन की, फुल पेंशन की एलिजिबिलिटी अवधि को लंबा करना, जो बढ़ाने की सिफारिश कैबिनेट सब कमेटी ने की है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। कल जो बात थी वो थी कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन के रूल 1980 के हैं और उसमें सिर्फ इतना बदलाव करने की सिफारिश है कि कम्यूटेशन जो रिटायरमेंट पे देते हैं उसको बंद कर दिया जाए, ताकि जो एक मुश्त भुगतान है वो राज्य सरकार का बचे और बाद में जो पेंशन तय होती है उस भुगतान में कोई इशू नहीं है। तो उससे, हालांकि अगर कम्यूटेशन राज्य सरकार बंद कर दे, जो टोटल पेंशन का 40% तक कर्मचारी ले सकता है, अगले 15 साल में 8% ब्याज पे रिकवर करती है सरकार उसको, तो उस पूरे मामले में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है वो 700 करोड़ की बचत का है एक तरह से, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में लेते हैं। और जो दूसरा बदलाव है इसमें वो है 3000 करोड़ रिटायरमेंट एज से बचाने का। ये अगर हम रिटायरमेंट एज 1 साल बढ़ा देते हैं तो साल का 3000 करोड़ डेफर होता है, बचता तो नहीं लेकिन डेफर होता है। अब है बात पेंशन की, फुल पेंशन की अवधि को खींचना और प्रो रेटा पेंशन का फॉर्मूला लागू करना। लेकिन इस फॉर्मूले से सबसे बड़ी बात यह है कि इस फॉर्मूले को लागू करने से ओल्ड पेंशन का जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, जिसको वर्तमान सरकार ने अपनी गारंटी के तहत दावा करके लागू किया था, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो डिस्टर्ब कैसे होगा? देखिए कि अभी जो सीसीएस पेंशन रूल्स हैं 1972 के, जो प्रेजेंटली राज्य सरकार भी लागू करती है, ओल्ड पेंशन को बहाल करने को लेकर इन्हीं पेंशन रूल्स को दोबारा से इन्वोक किया गया था विदाउट संशोधन, मतलब कोई अमेंडमेंट इसमें नहीं हुई थी। हालांकि जब ओपीएस को दोबारा से लागू करने की कोशिश हो रही थी तो पेंशन विंग जो था फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसने राज्य सरकार को बार बार यही समझाने की कोशिश की थी जो अब कैबिनेट सब कमेटी ने अपने सिफारिश में डाला है। उस वक्त फाइनेंस में अक्षय सूद थे, उन्होंने बार बार फाइल पे लिखा कि अगर आप ओल्ड पेंशन को भी लागू करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे करने की हैं, या तो कम्यूटेशन को रोक दीजिए, अभी समय है वो, या फिर एनपीएस बंद, जो कंट्रीब्यूशन बंद मत करिए। जब कर्मचारी रिटायर होगा तो ओल्ड पेंशन में उसको मिल जाए, लेकिन एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद मत करो ताकि हम डिफॉल्टर ना हो जाएं और हमें लोन उसके बदले मिलता रहे। लेकिन तब इन बातों को उस तरह से देखा नहीं गया, क्योंकि गारंटी जो थी पूरी तरह उसी तरह से इसको लागू करना था। अब सिचुएशन ये है कि हमें इन चीजों की तरफ सोचना पड़ रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने राज्य सरकार को कहा है कि जो भी सिफारिशें की गई हैं उन पर इसी 30 अप्रैल से पहले डिसीजन लें, ताकि अप्रैल में जो रिटायरमेंट होने वाली है उसका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको भी डेफर किया जा सके। हालांकि अभी निर्णय हुआ नहीं है, मोस्ट लाइकली जब कैबिनेट की बैठक होगी तभी इस बारे में बात होगी। लेकिन पेंशन के लिए जो फॉर्मूला है सीसीएस पेंशन रूल 1972 का, अभी 2006 से पहले हिमाचल में व्यवस्था क्या थी देखिए।
2006 से पहले हिमाचल में 33 साल के बाद ही 33 इयर्स के बाद फुल पेंशन मिलती थी, जो उस वक्त की लास्ट सैलरी की बेसिक पे का 50% थी। बाद में इसको 20 साल तक करने की बातें हुई और बाकी सारी चीजें उसकी तरह की घटनाएं होती रही। 2011 में केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव किया, क्योंकि सीसीएस पेंशन रूल उनके हैं, और उन्होंने जो फुल पेंशन है उसकी अवधि को 10 साल कर दिया। 10 साल के बाद जो है वो फुल पेंशन दे सकते हैं। हिमाचल ने भी ये ऑटोमेटिकली लागू कर लिया इसको, लेकिन अब राज्य सरकार 10 साल की फुल पेंशन की अवधि को 25 साल करने का सिफारिश मिली है कैबिनेट सब कमेटी से। राज्य सरकार को प्रस्ताव मिला है, अब सरकार ने इस पर फैसला लेना है कि ये काम करना है या नहीं करना है। 25 साल का क्यों कैबिनेट सब कमेटी ने कहा है? बेसिकली ये फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं कहा है कैबिनेट सब कमेटी के नाम पर, और उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जो पेंशन जो रूल्स थे उसका मकसद ये था कि पेंशन कर्मचारी को अर्न करनी है। एलिजिबिलिटी उसको बेशक 10 साल में मिल जाए पेंशन की, लेकिन 10 से 25 साल के बीच में उसने पेंशन अर्न करनी है। ऐसा नहीं है कि 10 साल में ही फुल हो जाएगी। 10 साल में उसको जो कर्मचारी को एलिजिबिलिटी मिल जाएगी पेंशन की, लेकिन उसको अपनी पेंशन कितनी बनानी है उसको वो अर्न करनी पड़ेगी 25 साल तक की अवधि तक, और उसके बाद वो बनेगा। फिर ये फॉर्मूला लिया जा रहा है कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश में, ताकि वो 10 के बाद 25 तक वो जमा करता रहे पैसा उसी तरह के। यदि 25 साल पूरे नहीं होते तो 10 से लेकर 25 के बीच में जितने भी साल होंगे वो प्रो रेटा फॉर्मूला बनेगा। जितनी अवधि होगी वो फॉर्मूला बन के उतनी पेंशन लगेगी जब तक 25 पूरा नहीं होगा। मतलब 10 में मिल जाएगी एलिजिबिलिटी, 25 के बाद मिलेगी फुल पेंशन। और अभी भी फाइनेंस या जो कमेटी है वो तर्क दे रही है अपनी सिफारिश में कि हिमाचल ने फिर भी, क्योंकि पहले 2006 से पहले 33 साल तक एलिजिबिलिटी थी। सिफारिश में कहा गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 3 राज्यों में अभी भी पेंशन की फुल पेंशन की एलिजिबिलिटी 33 साल ही है, तो हम तो फिर भी 10 से 25 कर रहे हैं, ये तर्क दिया गया है। और अब इसको करना है नहीं करना है ये मुख्यमंत्री को देखना है, लेकिन मुख्यमंत्री फैसला लें इससे पहले आज जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया हुई है। एक जो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हैं, प्रदीप ठाकुर जिसके अध्यक्ष हैं और भरत शर्मा महासचिव हैं, इनकी अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इन्होंने कहा कि पेंशन की अवधि और कम्यूटेशन पर सरकार संतुलित फैसला ले। यदि इसको छेड़ना है तो ये कर्मचारियों के खिलाफ हो जाएगा और इसके और भी कई तरह के असर आएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि जिला परिषद, बिजली बोर्ड और अन्य छूटे हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। एक बात यह कही कि जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL में 12,000 करोड़ रुपए हैं राज्य सरकार के, जो वहां भविष्य निधि के रूप में जमा की गई है, उसको कर्मचारियों के हित में वापस लिया जाए। ये 3 बातें इन्होंने कही हैं और ये कहा है मुख्यमंत्री को कि जो भी सिफारिश की है कैबिनेट सब कमेटी ने उसको लागू करने से पहले सही ढंग से सोच लें, ताकि बाद में सरकार को पछताना ना पड़े। ये बात इन्होंने कही है और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो उन्होंने बातें कही हैं उन पे वो विचार करेंगे, उसके बाद ही आगे फैसला लेंगे। दूसरी प्रतिक्रिया आई है साइंस मास्टर एसोसिएशन की तरफ से। इनके प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकेश धीमान, इन्होंने कहा कि मीडिया में जो ये खबरें आ रही हैं, हमारे बुलेटिन में भी आ रही हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी एक प्रेस बयान के माध्यम से ये चीज़ बाहर आई थी जब कैबिनेट सब कमेटी ने 4 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जो प्रस्ताव दे दिया था कि इस तरह की चीज़ों से कर्मचारियों में डर की भावना पैदा हो रही है और कम्यूटेशन की राशि को सरकार बंद करने पर विचार ना करे। आजकल कर्मचारियों की नौकरी औसतन 35 से 40 वर्ष की आयु में आकर मिलती है। आगे सेवा अवधि पहले ही कम है, अगर इसको 25 साल कर देंगे तो बहुत से लोग पेंशन से ही दूर हो जाएंगे और ये कर्मचारियों के विरोध में फैसला माना जाएगा। तो इस तरह के निर्णय से सरकार परहेज करे। ये प्रतिक्रियाएं आज आई हैं और जैसा मैंने आपको कहा था कि हम 20 मिनट में बुलेटिन खत्म करेंगे क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा थे। अब भी देखिए 28 मिनट हो गए और जो इसमें कमी है वो नहीं हो पाई, हालांकि क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे इसीलिए इसकी जानकारी आपको दी। जहाँ तक बात आपके कमेंट्स की है, तो आज क्योंकि कल हमने कहा था कि कुछ कमेंट्स आज लेने हैं, अभी तक जितने व्यूअर्स ने बुलेटिन में कमेंट्स किए होंगे उन पे
बात करेंगे। और जो बात है रेगुलराइजेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग इन टेक्निकल एजुकेशन, ये सभी डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं जी। अभी जहां जहां टाइम लग रहा है उन डिपार्टमेंट्स को देखना चाहिए। एपी इन टेक्निकल एजुकेशन, ये बहुत सारे कमेंट इनके हैं। करुणामूलक को लेकर भी एक अपडेट है कि करुणामूलक भर्ती को लेकर जो है जो कब मीटिंग होगी अभी तक हुई नहीं है। आज हालांकि मंत्री बहुत सारे सचिवालय में थे, कुछ कैबिनेट सब कमिटीज की मीटिंग आज भी हुई है, इसके बारे में एक बार पता कर लेंगे। प्रिंसिपल प्रमोशन कब तक होगी, महेंद्र धीमान का सवाल है, आप इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करें। और क्योंकि शिक्षा सचिव दिल्ली गए हुए थे, उसके बाद आने के बाद जब सारी चीज़ें चलेंगी तो फिर इसके बारे में पता ज़्यादा चलेगा। सुशील धीमान एक तर्क दे रहे हैं कि जो ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा वो लेट एज में नौकरी पाएगा। 25 साल की नियमित नौकरी तो उसकी होगी नहीं, ना ही उसको फुल पेंशन मिलेगी। अर्थात कम पढ़ो, क्लरिकल जॉब लो तो फिर फुल पेंशन मिलने का चांस है। चलिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है हम सिर्फ उसको बता सकते हैं आपको। बाकी फैसला अभी सरकार ने लिया नहीं है, जब फैसला होगा तो उसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। रेगुलराइजेशन टेक्निकल एजुकेशन का ही है। प्रिंसिपल ट्रांसफर की लिस्ट का लिए विक्रम ठाकुर जी अभी आप थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि टाइम थोड़ा ऐसा ही है, क्योंकि शिक्षा सचिव दिल्ली गए हुए थे। आगे जेओए लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट का अरविंद चौहान जी कोई हलचल अभी तक नहीं है। हाई कोर्ट में सिर्फ एक रिप्लाई गया था, रिप्लाई के बाद कोई बात इसके बाद नहीं हुई है। बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट ओल्ड पोस्ट कोड कब तक आएंगी, अमित चौधरी का सवाल है, इसका रिप्लाई अभी हमारे पास है नहीं। अगर ये राज्य चयन आयोग में है तो फिर बताएंगे आपको। ट्रांसफर बैन को लेकर राजेंद्र पराशर पूछ रहे हैं, ओपन हुआ नहीं है, एजुकेशन में ओपन होने से पहले ही बंद हो गया है। करुणामूलक पॉलिसी को लेकर अक्षय ठाकुर जी कोई अपडेट नहीं अभी, तो इसका तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे सवाल रिपीटेड हैं, खासकर जो टेक्निकल एजुकेशन को लेकर और रेगुलराइजेशन एजुकेशन को लेकर भी। लेक्चरर्स की भी देखो नहीं हुई है। एनटीटी की फाइल अभी तक भी लता ठाकुर जी नहीं मिली है, जिस दिन मिलेगी उसके साथ मतलब उसमें क्या लिखा गया है तो हम इसकी अपडेट आपको ज़रूर देंगे। जहाँ तक जो रेगुलराइजेशन प्रमोशन स्कूल प्रिंसिपल की है, हाँ ये इनकी डीपीसी हो गई है, लेकिन ऑर्डर होना बाकी है। ये अभी सरकार को अनुमति के लिए गया है, जब वापस आएगा तो इसका पता चल जाएगा। डीएचएस और डीएमई कैडर सेपरेशन में डीएमई के लिए ऑर्डर कब तक होंगे, अजय पराशर जी का बड़ा अच्छा सवाल है, पता करके ही आपको बता पाएंगे। अभी जिस दिन नोटिफिकेशन हुई थी वही हम आपको बता पाए थे। टीजीटी की और जेबीटी जेबीटी टू टीजीटी और टीजीटी टू लेक्चरर दोनों ही प्रमोशन अभी पेंडिंग है। और उसको जो है थोड़ा इंतज़ार की इसमें भी मुझे लगता है टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट फिर से सवाल आ गया देखिए। और सिविल की पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की पोस्ट जेई सिविल की, जल शक्ति में तो जेई सिविल की जगह एक आउटसोर्स वाला एक ऑर्डर पहले हो गया था, उसके बाद अगर ऑर्डर चेंज हुआ होगा तो आपको बताएंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी का ज़रूर पता करेंगे। 10 साल ही होना चाहिए पेंशन के लिए, लेखराज जी कह रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी नौकरी लग रहे हैं उनकी आयु तकरीबन 42 ईयर्स में मिल रही है। मुझे लगता है आप बैच वाइज की बात कर रहे हैं। ड्राइंग मास्टर की ज्वाइनिंग कब होगी, अश्विनी राणा। इसको लेकर तो जी कॉन्ट्रैक्ट का जो एक विवाद चल रहा है, मैंने इस बुलेटिन में आपको बताया था कि जो नए कर्मचारी एक्ट में कॉलम नंबर 10 डिलीट हो गया है, तो अब कैसे करना है पहले सरकार को इस बारे में देखना होगा। और जो मैं आपको पहले एक बात बताई थी कि अच्छा ये HPA RCA एडवर्टीजमेंट 80 पोस्ट कोड की कब तक निकलेगी, ये अभी हम कह नहीं सकते जब तक कि एडवर्टीजमेंट निकल ना जाए। एक बार कोई निकल जाएगी उसके बाद पूछेंगे। और ये फाइल वैसे भी सरकार को परमिशन के लिए वापस आई है, अभी तक रिप्लाई वापस नहीं गया है RCA को। जैसे ही रिप्लाई जाएगा तो हम ज़रूर इसकी अपडेट आपको देंगे। कौन से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं वो मैंने आपको विस्तार से पहले बता दिया है, उसको देख लें। हायर ग्रेड पे को लेकर PS ठाकुर जी कोई नई अपडेट है नहीं। और
कंडक्टर ग्रेड पे नहीं बताया, विनी ठाकुर जी बता दिया है, आप बुलेटिन एक बार देख लें। और एनपीए फॉर डॉक्टर्स, ये वेटनरी का आज अपडेट थी, वो मैंने बुलेटिन में ले लिया है। एमडीएम कर्मचारियों के लिए नीति और मानदेय नहीं मिला है, विक्रम ठाकुर जी। भारत सरकार से पैसे में कुछ डिले होगा तो वो वजह होगी, लेकिन अगले साल का बजट वैसे सैंक्शन हो गया है, कल इसकी सूचना हमने आपको दी थी, लेकिन पैसे क्यों नहीं मिले उसका पता करेंगे। वोकेशनल ट्रेनर भर्ती कब होगी, ये भी अपडेट लेकर आपको देंगे। और प्रो राटा फॉर्मूला उदाहरण सहित समझाएं बालक राम वर्मा, बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन एक बार सरकार से फैसला हो जाए उसके बाद, अभी फैसला नहीं हुआ है। जहां तक पहलगाम आतंकी हमले की बात है तो शिमला में जो कल दोपहर तक बाजार बंद रहेंगे गुरुवार को, ये सूचना शिमला के लोगों के लिए कि कल बाजार बंद रखे जाएंगे। आज भी बड़ी जगह बाजारों को बंद रखा गया है हिमाचल में, और जो शिमला के लिए कॉल कल के लिए दी गई है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। आप सब लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।